पत्नी को पार्टनर बना लो। आपके घर में पहुंचने वाला पानी हो या फिर आपकी पॉकेट पर असर डालने वाली अर्थव्यवस्था, इन दोनों पर सरकार की रणनीति क्या रहेगी और दुनिया भर की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करेंगे आज हम गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से, जिनके ऊपर वैसे तो जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार है, लेकिन बेहद ही युवा और काफ़ी कर्मठ कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो अर्थव्यवस्था पर भी उतनी ही पैनी नज़र रखते हैं। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ पे। और आज मैंने सोचा कि जल शक्ति से शुरुआत ना की जाए, क्यों नहीं अर्थव्यवस्था पर आपसे बात की जाए। इसके पीछे दो वजह थी। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रही है कि समय समय पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक करें, जहां पे अलग अलग मुद्दों पर प्रेजेंटेशन दिया जाता है। पिछले दिनों बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक, वहां भी अर्थव्यवस्था प्रेजेंटेशन दिया गया। तो हर मंत्री सिर्फ अपने मंत्रालय तक सीमित नहीं रहता है, वो दुनिया भर की दूसरी चीज़ें अर्थव्यवस्था पर भी नज़र रखता है। तो शुरुआत मैं उसी से करूँगा कि हम लोग ऐसे समय बातचीत कर रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया में एक मंदी की आहट कभी कभी सुनाई देती है, और हमने देखा कि एक दिन पहले शेयर बाजार में जो भारी गिरावट देखने को मिली, वो इसकी एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है। तो ये मंदी की आहट से हमें चिंता करने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, कोविड के बाद में पूरी दुनिया में दो तरह के परिणाम हुए। एक, दुनिया की सभी बड़ी इकोनॉमीज में मंदी देखने को मिली, और दूसरा महंगाई भी बढ़ी, ग्रोथ रेट को भी इम्पैक्ट किया और इन्फ्लेशन भी बढ़ा। दुनिया ने के सभी बड़े देशों की अगर हम बात करें तो दो तरह के अप्रोचेस से काम किया गया। अमेरिकन इकोनॉमी ने कहा कि कंज्यूम करो, मैक्सिमम कंज्यूम करो, कंज्यूमर को डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करो, जबकि दूसरी जो सोच थी वो ये थी कि हम सरकार निवेश करे, सरकार हैंड होल्डिंग करे, सरकार उस पर काम करे। भारत में प्रधानमंत्री जी ने मिक्स्ड अप्रोच के साथ में काम किया। हमने एक तरफ कंज्यूमर को सपोर्ट भी किया, गरीब आदमी को राशन दिया, फ्री राशन दिया, उसका गेहूं जो उसका चूल्हा जलता रहना चाहिए उसको सुनिश्चित किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी जब आवश्यक था तब किया, फ्री में वैक्सीनाइजेशन किया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने निवेश भी किया, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया, सरकार ने हैंड होल्डिंग किया, राइट फ्रॉम रेडी पटरी पर बैठने वाले व्यक्ति से लेकर के MSME सेक्टर को कोलेटरल फ्री लोन एक्सटेंड करना, उनका कैपिटल इनफ्लो बढ़ाना, हर एक सेक्टर को हैंड होल्डिंग किया। उस मिक्स्ड अप्रोच का परिणाम ये हुआ कि आज की परिस्थिति में अगर आप देखो, अगर मैं अमेरिका के साथ में तुलना करूं तो अमेरिका में जहां हाई ग्रोथ रेट रहती थी और लो इन्फ्लेशन होता था, आज वहाँ ग्रोथ रेट जो है वो घट करके 1% के आसपास आ गए, इन्फ्लेशन बढ़ करके 8% हो गया। मीन्स ग्राफ फ्लिप हो गया। ठीक है, ये स्थिति जर्मनी की है, ठीक है ये स्थिति दुनिया के दूसरे देशों की भी है, यूनाइटेड किंगडम की भी ये स्थिति है। जबकि भारत में हमने अपने इन्फ्लेशन को भी वापस काबू किया। आज जो है इन्फ्लेशन को हम 7-8% के आसपास लेकर के आए और अपनी ग्रोथ रेट को वापस रीगेन किया। उसका परिणाम हुआ कि हमने सबसे तेजी के साथ में बाउंस बैक कर सकने वाली इकोनॉमी बनने का। आपने दो लॉजिक दिया, एक ग्रोथ रेट का, एक इन्फ्लेशन का। दोनों पे एक मेरी अपनी जो जानकारी है इस पे आपकी राय चाहूँगा। पहली बात, जब हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखें तो अक्टूबर के IIP फिगर काफ़ी हद तक बहुत नीचे गिरावट 0.कुछ% पे चला गया था। इन्फ्लेशन जाहिर तौर पे जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उसमें हम काबू में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन RBI गवर्नर के बयान को देखें स्टेटमेंट MPC पॉलिसी के बाद, तो वैश्विक जो इन्फ्लेशन का खतरा है उससे हम बचे नहीं रह सकते हैं। तो इस दोनों मोर्चे पर आप किस तरह से सरकार को कामयाब ठहरा रहे हैं? देखिए, पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूँ, कोविड की आपदा के बाद में जब सब कुछ कोलैप्स हो गया था, पूरी दुनिया में मंदी थी, लेकिन जिस तरह के इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए मैन्युफैक्चरिंग में, और वो ओवरनाइट नहीं थे। ये जो ताकत हमने खड़ी की 2014 से, जब प्रधानमंत्री जी ने इस सोच के साथ में कि आई डोंट वांट सीकर्स, आई वांट स्टेक होल्डर्स, हम सब मिलकर के साथ में काम करें, और उन्होंने मुद्रा लॉन्च किया था, उन्होंने स्किल इंडिया की बात की थी, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की बात की। आज उसके रिजल्ट दिखते हैं। दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे यहाँ हुआ, हमारा MSME सेक्टर स्ट्रेंथन हुआ। हमने जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स निकाले, उसमें हमने MSME को सपोर्ट किया, हमने जैम की कल्पना की, उनको ईज आउट किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, PLI लेकर के आए,
और उसके बाद में टारगेटेड सेक्टर्स पर काम करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे दिया, डिस्प्ले बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया, हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया। आज $1 बिलियन पर हम एक्सपोर्ट को लेकर के आ गए हैं पर मंथ। हमने जो है केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स पर काम किया, हमने इंजीनियरिंग गुड्स पर काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी की बात की आज से 6 साल पहले, आज उसका परिणाम आता है कि हम सबसे ज़्यादा मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले देश बन गए। हमने हनी एक्सपोर्ट पर बात किया। हमने जो इस तरह से एक पूरे हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में, एक तरह तो इस तरह का वायुमंडल बनाना, इस तरह का इकोसिस्टम बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना, इंडस्ट्री को सिंगल विंडो सिस्टम देना, इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में प्रायोरिटी देना, इंडस्ट्री को क्लियरेंस में प्रायोरिटी देना। इन सब का असर जमीन पर कितना दिख रहा है? इन सब का जमीन पर असर दिखाई दिया कि जब भारत ने पूरी दुनिया मंदी के दौर में छटपटा रही थी तो भारत ने इकोनॉमी को रिवाइव किया और 2021-22 में न केवल रिकवर किया अपितु हिस्टोरिकली हाई एक्सपोर्ट किया, हिस्टोरिकली हाई कीर्तिमान स्थापित किया। और पिछले 1 साल में भी, अगर 1 साल नहीं, अप्रैल से लेकर के अब आज हम जब दिसंबर के अंत में लगभग बात कर रहे हैं तो दिसंबर के मध्याह्न में बात कर रहे हैं, तो लगभग 9 महीने बीते हैं। इन 8-9 महीने के कालखंड में भी पिछले साल की तुलना में अगर मैं एक्सपोर्ट के आंकड़े की बात करूं तो कल ही पीआईबी में जो नोट इशू किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड एक्सपर्ट, जो एक्सपोर्ट डेटा इशू किया है, उसमें 17% की ग्रोथ इस 8-9 महीने के पीरियड में। और अगर नवंबर से नवंबर की तुलना करूं तो 10.6%। लेकिन पिछले महीने 12.5% गिरा हुआ था। नहीं, पिछले महीने 1 महीने में आप कंपेयर किससे किसको करेंगे? अगर ओवरऑल 8 महीने को कंपेयर करिए, नवंबर से नवंबर को कंपेयर कीजिए, नवंबर को अक्टूबर से, ऐसा तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस। ग्रोथ रेट में चेंज ग्रोथ रेट मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो पिछले वर्ष की तुलना में कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका कहना है कि एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी कोई चिंता करने की बात नहीं है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि एक्सपोर्ट फ्रंट पे जिस तरह से हमने काम किया है और जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स को देखते हुए अभी हमारे लिए फ्यूचर और भी ज़्यादा प्रोमाइजिंग होगा। लेकिन ये कैसे होगा, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जहां यूएस, यूरोप, बाकी देशों में लोग डर के खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन कम हो गया, एक्सपेंडिचर कम हो गया, इन जहाँ पे मंदी की आशंका हो तो लोग जाहिर तौर पर कंजम्पशन कम करेंगे। जितने भी एक्सपोर्टर्स से आप बात करने कि हमारे ऑर्डर कम हो रहे हैं, पहले जितने ऑर्डर देते उसका 20% करें माल में। सेक्टर्स को डिवाइड करिए और पिछले 1 साल के सेक्टर्स, मंदी आज तो नहीं आई है, पिछले 1 साल से मंदी है। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो आज भी 1 साल से वही स्थिति है, लगभग कमोबेश पिछले 1.5-2 साल से वही स्थिति है। आप जो 30 सेक्टर जो हैं जिनमें टोटल हमारा एक्सपोर्ट अगर होता है उसको डिवाइड करें तो भाई 15 में हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हासिल किया है। वही उस ग्रोथ पर बाकी शेष 15 में निगेटिव हुआ होगा, लेकिन उनमें ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि कंपेयर टू ओवरऑल बुके अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो अगर आप जब दुनिया में मंदी है तो आप ये कल्पना तो नहीं कर सकते कि जेम्स एंड ज्वेलरी लोग खरीदेंगे या फर्नीचर लोग खरीदेंगे, टेक्सटाइल पे लोग जो है निवेश करेंगे। नो डाउट उन सेक्टर्स में कुछ कमी आएगी, लेकिन अदर सेक्टर्स इतने तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। आज फार्मास्यूटिकल जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है, डिफेंस में हमने जो इंडिजनाइजेशन पे काम किया और उसमें हमने जो नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया, हमने सेमीकंडक्टर, आज पूरी दुनिया में डिमांड है, ग्लोबल क्राइसिस है उसकी अवेलेबिलिटी की, उस पर हमने जिस तरह से पीएलआई किया, इन सब का परिणाम आने में तो निश्चित रूप से, जब मुद्रा लगाया था तभी लोग कहते थे कि ओवरनाइट परिणाम नहीं आएगा, लेकिन आज परिणाम आ रहा है। स्टार्टअप इंडिया कहता तब लोग हंसते थे, लेकिन आज स्टार्टअप इंडिया का परिणाम दिखाई दे रहा है। इन सब इनिशिएटिव्स के परिणाम जो है वो आने वाले समय में इस इकोनॉमी को और अधिक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बनाए रखने के दिशा में हमको लेके जाएंगे। इस सवाल पे इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूं क्योंकि एक्सपोर्ट में गिरावट, एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी का रुक जाना, ये सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। जीडीपी का करीब हम 20% से ज़्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट में का कंट्रीब्यूशन रहता है। इस वजह से एक्सपोर्ट में अगर चिंता होती है तो उसकी भरपाई, लेकिन अभी तो चिंता नहीं है। नहीं, आपने भी माना कि इस लेवल पे ग्रोथ कर पाना शायद मुश्किल है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा इस ग्रोथ पे, मैंने ये कहा कि ओवरऑल सब सेक्टर्स पे अगर हम एक साथ एक करके देखेंगे तो हमारी ग्रोथ बढ़ती भी ही दिखेगी और भी बढ़ेगी। नए सेक्टर्स पे भी हम ग्रो कर रहे हैं, उन पे और अधिक हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। कुछ सेक्टर ऐसे हो सकते हैं कि जहां पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो लग्जरी प्रोडक्ट आएंगी, दुनिया के हालात तेजी के साथ में बदलेंगे और वापस गति से। जैसे टूरिज्म सेक्टर का एक उदाहरण आपको देता हूं, कोविड में जो सबसे ज्यादा सेक्टर्स हिट हुए थे उसमें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी था, लेकिन बाउंस बैक जब हुआ है तब किस तरह से हुआ है
इसमें तो काफी ज्यादा पेंट अप डिमांड का भी असर है। हाँ, तो वही इसी तरह की परिस्थितियां जब अनुकूलताएं आएंगी तब वापस उसमें भी होने वाली। तो इसमें एक सवाल और है मेरा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म टाइप से चीज़ें चल रही हैं कि मैं अपना बनाऊंगा, इंपोर्ट नहीं करूंगा, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहूंगा, ये हमारे जो एक्सपोर्ट या ग्लोबल ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की जो कोशिश है उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? आपको लगता है कि आज के वैश्विक परिदृश्य में इस तरह का पैट्रियटिज्म सब लोग अगर चलाएं वो चल सकता है? देखिए, पूरी दुनिया एक गांव हो गई है। हिंदुस्तान अगर आज मोबाइल एक्सपोर्ट करता है और हमने मोबाइल एक्सपोर्ट में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुए, तो हम मोबाइल के कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं। हम अगर इंजीनियरिंग गुड्स पे काम करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल भी हम किसी देश से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर फार्मास्यूटिकल पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, जो एपीआई खरीद रहे हैं, कहीं से हम केएमजी खरीद रहे हैं, कहीं उसको जो है वैल्यू एडिशन करके दुनिया के दूसरे देशों को बेच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा होने वाला है कि सारी दुनिया सब आइसोलेशन में, सब दुनिया अपनी चीज़ें अपने आप। इवन केवल आप फूड को देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, मैंने अभी चर्चा भी की। आज अगर पूरी दुनिया का हर देश चाहे कि मैं अपने को जो है मरीन प्रोडक्ट्स में अपने आप को सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल बना दूंगा, क्या ये संभव है? मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, हमने मैनीफोल्ड ग्रोथ किया। मोदी जी ने गोल्डन इकोनॉमी की बात की, हमने मैनीफोल्ड ग्रोथ किया। हमने जो है एक्सपोर्ट बेस, मुझे याद आता है, मैं आपको घटना बताता हूँ। जब कोविड की आपदा आई थी, आपदा के समय में भी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको खूब सारे काम दिए। एक ग्रुप बनाया जिसको एक काम दिया कि हम अपनी इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कैसे और ज़्यादा रिवाइव कर सकते हैं। और हमने एक स्टडी किया और बताया कि अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमी बनाएं, हम दुनिया के लिए उगाना शुरू करें, तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें हमने उपयोग किया जो है गोल्डन रिवॉल्यूशन को, ब्लू रिवॉल्यूशन को। हमने अपना फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाया। आज जो है परिणाम आप सबके सामने है कि हमने किस तरह से उस सेक्टर में रिवाइव किया कि हम 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। उस बढ़ाने की दिशा में हमने काफ़ी बेंचमार्क जो है एक्सपोर्ट से हट के अब थोड़ा सा इंपोर्ट पे चला जाए, क्योंकि इंपोर्ट भी रोकना या फिर इंपोर्ट का विकल्प तैयार करना एक चैलेंज रहा है। मेक इन इंडिया हम लोगों ने कोशिश भी की थी, इसके बावजूद कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें ठीक ठाक इंपोर्ट होता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोशिश ये चल रही है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का कोई प्रयास किया जाए, कोई व्यवस्था की जाए। ये इस तरफ आप क्या कोशिश होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इंपोर्ट जितना बढ़ा है उसके कंपैरिजन में, एक्सपोर्ट जितना बढ़ा उसके कंपैरिजन में इंपोर्ट भी बढ़ा है। लेकिन इसको हम अगर सेक्टर ऑन सेक्टर डिवाइड करके देखें तो जैसा मैंने अभी कहा कि हमने जब दवा एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो एपीआई इंपोर्ट करना भी शुरू किया, तो नेचुरली हमारा इंपोर्ट भी उसी कंपैरिजन में बढ़ा। हमने जब इंजीनियरिंग गुड्स पे काम करना शुरू किया तो हमको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ा, उसके कारण से भी हमारा इंपोर्ट बढ़ा। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया तो उसमें भी इंपोर्ट हमारा बढ़ा। और इन सब के इतर भी इसका सोल्यूशन की सरकार ने काम किया। हमने एपीआई में पीएलआई लेके आए, 2-3 साल में उसका इंपोर्ट जो है उसके रिजल्ट्स हम सबके सामने होंगे। नेचुरली इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हमने सेमीकंडक्टर पे खुद के ने अपना काम करना शुरू किया, हमने पीएलआई लेकर के आए, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जो बड़ा इंपोर्टर है उस पर हमने काम किया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने काम किया, उसका इम्पैक्ट भी रजिस्टर होगा। धीरे धीरे 2 तरह की अप्रोच हो सकती है कि एक तो हम पूरी तैयारी करें, उसके बाद में हम जो प्रोडक्शन, हाँ, दूसरा ये होता है कि हम इंपोर्ट भी करते रहें, एक्सपोर्ट के बढ़ाएं, हम मार्केट में अपना प्रेजेंस को बढ़ाएं, वहाँ कैप्चर करें, उसके बाद में साइमल्टेनियसली हम इंपोर्ट डिपेंडेबिलिटी को कम करें। और अगर टोटल पिक्चर को अगर आप देखेंगे, पूरी दुनिया का अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ का किसी भी देश का स्टडी करें ग्राफ को, इकोनॉमी जिस गति से बढ़ती है उसी गति से एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है और उतनी ही पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। एनर्जी का कंजम्पशन का ग्राफ और इकोनॉमी की ग्रोथ का ग्राफ जो है वो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होता है। ये थंब रूल है। अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन हुई है, 3 से 5 पे जाने वाली है। अकॉर्डिंगली इकोनॉमी भी बढ़ेगी, अकॉर्डिंग एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जब एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है तो एनर्जी के बुके में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केवल 17% है, बाकी 83% क्या है? फ्यूल है। हमारी फ्यूल पे डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा नेचुरली इंपोर्ट बढ़ना था। अब हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, इसको कर्ब करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको ईवी पे काम करना है। ईवी पे करने के लिए क्या करना है? पहले बैटरी बनानी पड़ेगी, हम बैटरी पे पीएलआई लेके आ गए। हमने जो है ऑटोमोबाइल में ईवी बनाएंगे, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए काम किया, हमने उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई। हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल होगा,
हमने हाइड्रोजन इकोनॉमी बाय बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए डिफरेंट तरह के पॉलिसीज भी बनाई, अनाउंसमेंट भी किए। उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने दिखाई देने लगा है। आने वाले 4-5 साल में हम जिस दिन इस पे जो है अपने इंपोर्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे, मुझे लगता है कि उस समय में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बेस्ट जो है वो जगह होगी जहां सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट की होंगी। ये दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। इन्वेस्टमेंट एक बड़ा कंसर्न रहा है शुरू से ही सरकार का, जब से मोदी सरकार आई है, फिर उससे पहले से भी, कि करीब 10 साल हो गए प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब तक उस रफ्तार में नहीं बढ़ा। समय समय पर वित्त मंत्री अपील भी करती रही, और आज भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा चैलेंज है, जबकि हमने रिफॉर्म के कई सारे मेजर ले लिए। और अब तो ये चैलेंज और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सेंट्रल बैंक हैं सब अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो पैसा लोग यहाँ लगाने की बजाय वहाँ लगाना चाहेंगे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से और क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल अगर पिछले 10-8 साल के मैं बात करूँ तो FDI निवेश हिंदुस्तान में बढ़ा है, 85% के लगभग ग्रोथ हुई है, और इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में आया है, 7वें पायदान पर पहुँचा है। ऐसा कब होता है? आप और मैं भी अगर कहीं निवेश करें तो हम अपने पैसे की सुरक्षा को भी देखेंगे, उसकी ग्रोथ को भी देखेंगे, 100 बार विचार करके करेंगे। दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी देश में आकर के निवेश करेगा तो वो इस विषय को निश्चित रूप से देखेगा, उसी के बाद में निवेश करेगा। तो भारत में इस तरह का वायुमंडल वातावरण बनाने में सरकार ने कामयाबी प्राप्त की, अव्वल। दूसरा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस तरह के बनाए कि पूरी दुनिया के दूसरे देश जो हैं हमारे यहाँ निवेश करें, चाहे वो जापान के साथ में होंगे, चाहे जर्मनी के साथ में होंगे, चाहे फ्रांस के साथ में होंगे, चाहे US के साथ में होंगे, चाहे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ में होंगे। उस सब के चलते हमारे यहाँ निवेश आया। और तीसरा, हमने अपने पॉलिसीज़ में इस तरह से चेंज किया कि निवेश आया। हमने सेक्टर्स को ओपन अप किया। हमने सिर्फ कुछ सेक्टर को छोड़ करके बाकी सब जगह तो लगभग 100% FDI निवेश को स्वीकार कर लिया। इवन डिफेंस में भी 74% तक को स्वीकार कर लिया। ऑटोमेटेड रूट से स्वीकार कर लिया। गवर्नमेंट रूट से तो लगभग सभी सेक्टर्स में हमने 100% अलाउ कर दिया। तो इसका परिणाम, और पूरी दुनिया ने उस पर एक्ट अपॉन भी किया, तो ये परिणाम हमको सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ग्लोबल रिसेशन के कारण से आपने कहा कि चुनौतियां सामने दिखती हैं, मुझे लगता है कि चुनौतियों के कंपैरिजन में जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, क्योंकि दुनिया भर में अगर आप अनुमान ऐसा किया जाता है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि लगभग 30 लाख करोड़ रुपया हर साल सृजित होता है जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ढूंढता है। वो सब बैंक में नहीं जाने वाला है। वो सब बैंक में जाएगा तो अपने आप ही जो है वो वहाँ इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएंगे। वो सब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। उसके लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ जिस देश में होंगी, जिस स्थान पे होगी, जिस सेक्टर में होंगी, और आप अगर वो सारे सेक्टर्स एक साथ पे ओपन अप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है बहुत सकारात्मक। लेकिन सेक्टर को जिस दिलदारी से आप ओपन अप करने जा रहे थे, आपको सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये शायद पॉलिटिकली अनपॉपुलर मूव होगा, तो कुछ फ्रंट पे आप बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक एग्जांपल कि सरकार ने कहा कि हम अपना कारोबार धीरे धीरे कारोबार से हटेंगे, डाइवेस्टमेंट की अपने पॉलिसी लाई, पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी लाई, जब कोरोना के टाइम में पैकेज आ रहे थे। शुरू में तो जमकर डाइवेस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन अचानक से उस पर एक ब्रेक सा लगता हुआ दिख गया। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट की क्योंकि वो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मौका होता है। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का अपना एक हिंदुस्तान में पद्धति भी है, उसकी अपनी रुकावटें भी है अपनी तरह की, लेकिन सरकार का फर्म कमिटमेंट है, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो टोटल इन्वेस्टमेंट के पार्ट बुके में बहुत छोटा है। वो एक सेंटिमेंट पर डालता है। क्या हमने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो हैं वो विश्व युद्ध के समय में आधी बुलेट्स बनाती थी, वो एकदम से डिफंक्ट हो गया, वो सारे बंद पड़ गए, वो सारे रिवाइव होकर के वो सब लोग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। हमारे डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट बढ़ के 14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। क्या हम कभी सोचते थे कि हिंदुस्तान जैसा देश, जिस देश में जो है रॉकेट और स्पेस साइंसेज में जो सबसे महारत हासिल कर चुका है, वो देश हवाई जहाज और उसका कुछ भी हमारे यहाँ नहीं बनाता है, वो अपना तेजस बनाएगा और अमेरिका उसको खरीदने के लिए खड़ा होगा। तो आने वाले समय में जिस तरह से हमने शुरुआत की है, जिस लक्ष्य के साथ में शुरुआत की है, जिन ठोस इरादों के साथ में शुरुआत की है, जिस स्पष्ट रोड मैप के साथ शुरुआत की है,
निश्चित रूप से बहुत उज्जवल भविष्य जो है वो पूरा विश्व देखता है। और इसी के चलते फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग और मॉर्गन स्टैनले, ये तो सब कोई बीजेपी मानसिकता के लोग तो नहीं है, बीजेपी के सदस्य नहीं है, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि भारत का अप्रोच और मॉडल सबसे अच्छा है और ये आने वाले समय में भारत की ग्रोथ रेट जो है और अच्छी होने वाली है। मैं बिल्कुल नकारात्मक नहीं कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल बैकफुट, मैं कह रहा हूं कुछ हिस्सा है जहां पे आप वो एग्रेशन, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है ना, और सुधार करना चाहिए हर तो विषय। एक बार फिर से क्या इस लाइन को अलग तरीके से पूछूं कि सरकार जो कारोबार से हटना चाहती थी उस रास्ते पे अभी भी कायम है? देखिए, मोदी जी का ये चुनाव से कमिटमेंट पहले- परमानेंट है और कोई डे एंड नाइट बदलता नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये सरकार का काम नहीं है कि हम इन सब विषयों पे काम करें, लेकिन जब बेरोजगारी मिनिमम के मोर्चे पे गवर्नमेंट, सरकार मैक्सिमम गवर्नेंस, हम उस पे काम करें। लेकिन बेरोजगारी के मोर्चे पर जब सरकार घिरती दिखी तो सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हुए दिखे आप लोग। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर में देखिए, रोजगार प्राइवेट सेक्टर में सृजित हुआ, इतना अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इतना एक्सपोर्ट बढ़ा है, इतना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, रोजगार सृजित हुआ और कितना मल्टीपल टाइम्स सरकारी नौकरी के बढ़ा है। लेकिन सरकारी नौकरियों में भी जो चीज़ें खाली रह गई थी, जो जगहें खाली थी, उन पे करना एक ड्राइव के रूप में उसको करना, मुझे लगता है कि इसको राजनीति की दृष्टि से या इसको चुनाव के साथ जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल, बजट आने वाला है करीब 1 महीना बाद, तो 1 फरवरी को पेश होने की संभावना है, तो आप किस तरह से सरकार का वहाँ पे एक आगे का रोड मैप देखना चाहेंगे? देखिए, देश में, भारत में पहले स्पेशली यूपीए रिजिम में बजट आते थे, एक बजट और दूसरे बजट और तीसरे बजट के बीच में कहीं कोई तारतम्य नहीं होता था। तात्कालीन आवश्यकता, किस प्रदेश में चुनाव होने वाला है, किस देश का चुनाव कब होने वाला है, कहाँ के से हमारा वोट बैंक स्ट्रेंथन होने वाला है, ये प्रायोरिटीज होती थी। आप 2014 से लेकर के 2023 तक का 9 बजट उठा करके भारत की सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देख लीजिए, आपको एक कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लो मिलेगा, आपको एक स्पष्ट टारगेटेड अप्रोच मिलेगी, आपको एक रोड मैप मिलेगा। उस रोड मैप के जितने लैंडिंग्स हैं, उन लैंडिंग्स पे हम खड़े होकर के नए विषय से एड्रेस करते हुए मिलेंगे। पीछे हमारे किसी अप्रोच में, किसी डिसीजन में कहीं कोई करेक्शन आया, क्या जरूरत है, तो उस करेक्शन को करके आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो विश्वास करिए कि 2023 का बजट भी उसी तारतम्य में, उसी सिंथेसिस पे, उसी जो है फ्लो में चलता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि बजट आता है तो सब लोग एक नज़र डालते हैं कि शायद इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिले, तो मैं इनकम टैक्स के तक नहीं सीमित रखना चाहता हूँ, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ाने का एक बड़ा जरिया होता है आम लोगों के हाथ में, मिडिल क्लास के पॉकेट में पैसा डालना, और उसका एक ठोस तरीका होता है इनकम टैक्स को आप इस तरह से बदलिए ताकि टैक्स देनदारी कम और लोग खर्च करें। तो निर्मला जी का विषय है, उनको बात करना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? काफी एक्सपर्ट देखिए, इसलिए सवाल पूछ रहा। आपके हिसाब से लगता है कि मिडिल क्लास शुद्ध रूप से मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर का डोमेन है, उनको इस बात पे विचार करने दीजिए। मुझे लगता है कि मेरा इस पर न तो प्रतिक्रिया करना, न टिप्पणी करना अनुकूल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, जो अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को बताते हुए ये काफ़ी आश्वस्त है कि कहीं भी किसी मोर्चे पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार यूं ही बढ़ती रहेगी।